हेलो बच्चों। सो आज हम कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। सो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। यस, चलो। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या बोला है इसने। ए प्रोटॉन मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ओके, इट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये v से मूव कर रहा है। ठीक है, थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अच्छा, तो ये इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होना है, इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी का कांस्टेंट मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो एंड इट्स डायरेक्शन आल्सो मस्ट बी कांस्टेंट, इट डजंट चेंज। इफ वेक्टर E and वेक्टर B represents the electric and magnetic fields respectively, then this region of space must not have। अच्छा देखो, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। यस, देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक पॉजिटिव चार्ज है दैट इज प्रोटॉन और एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है जिसका डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इज आल्सो कांस्टेंट। वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन और सॉरी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है एंड मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। चलो बढ़िया। अभी बोला क्या गया हमें कि तुमको इस रीजन में देन दिस रीजन ऑफ स्पेस मस्ट नॉट हैव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, और बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस रीजन में अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, दिस डायरेक्शन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए ज़ीरो। यस, क्योंकि अगर इस रीजन में, इन दिस होल रीजन मान लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगता। ठीक है, जिधर भी होने दो, इट इज आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल और एंटी पैरेलल, किधर भी होने दो, तो एक फोर्स तो लगता उस पर। एंड अगर फोर्स लगता तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी भी चेंज होता। ठीक है, मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो या ना हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सॉरी उसका डायरेक्शन तो पक्का ही चेंज होता। ठीक है, तो डायरेक्शन पक्का चेंज होगा मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया। लेकिन हमें तो बोला गया है कि भाई वेलोसिटी चेंज नहीं होना है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना है। नेक्स्ट कंडीशन इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंजेस हो सकता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है लेकिन वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है। डायरेक्शन कब चेंज नहीं होगा, व्हेन देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग। यस, अगर इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, इस पे अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। एंड दैट इज ओनली वन कंडीशन, वी नो दैट एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अगर v एंड b बोथ आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, क्या हो गया, बोथ आर पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर हो जाएंगे तो इसका मतलब फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो फोर्स अगर जीरो होगा तो फोर्स लगेगा नहीं चार्ज पार्टिकल पे, तो उसका डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा। तो इससे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंफर्म जीरो होना है। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें बोला क्या गया है, क्वेश्चन तो ध्यान से देखना। देन दिस रीजन ऑफ स्पेस मस्ट नॉट हैव, क्या नहीं होना चाहिए। देखो ये तो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी इज इक्वल्स टू जीरो। यस, है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। मेरी बात समझ में आ रही है, डिड यू गेट द क्वेश्चन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये समझ नहीं आए तो फिर से रिपीट करके देखो, इसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए प्लेन perpendicular to a uniform magnetic field. The area bounded by the path described by the particle is proportional to। अच्छा,
तो हमें बोला गया कि चार्ज पार्टिकल है जो कि प्रोजेक्ट किया गया है प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, देन मान लेते हैं इसको, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। मान लो ये जो प्लेन है, आपको जो स्क्रीन दिख रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एंड इट इज इनटू दिस प्लेन, ठीक है, इट इज इनटू द प्लेन। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इसी प्लेन में दिस प्लेन, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इसका स्पीड दिया गया है v, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या करेगा बताओ, यहाँ पे ये डेफिनेटली अगर हम इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल मेक ए सर्कुलर पाथ। ये कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ करेगा ऐसे, यस, इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ करेगा तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, यस, ये सर्कुलर पाथ करेगा ना, यस, तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही है, ठीक है। और इसका जो रेडियस होगा आर, उस रेडियस जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है वही हमें चेक करना है। वी नो दैट रेडियस, कैसे निकालेंगे रेडियस, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ रेडियस कैसे निकालेंगे। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही है, यस, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड कितना है बताओ, क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा कितना है 90, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी, ठीक है, दिस द रेडियस। अब ये बोला क्या गया, एरिया बोला गया, तो एरिया निकालेंगे तो मतलब एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ भी हमें क्या करेंगे, एक पाई लगा देंगे और आर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आर का स्क्वायर मतलब एम वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसे हम और एक चीज़ भी कर सकते हैं, इसे पाई एम बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2/2 एम वी स्क्वायर कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। दैट कैन बी रिटन एज पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया पाई आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, यस, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। और ये जो टर्म्स है, दिस टर्म्स विल बी कांस्टेंट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 52 का ऑप्शन नंबर 3। इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, द रेडियस of curvature of the path of a charged particle in a uniform magnetic field is directly proportional to। अच्छा, द रेडियस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस कैन बी रिटन एज एम वी बाय क्यू बी, ये रेडियस है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल बताओ, तो रेडियस कैन आल्सो बी रिटन एज पी बाय क्यू बी, यस, बिकॉज पी इक्वल्स टू एम वी। पी क्या है, मोमेंटम, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे रेडियस जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू पी, तो ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन 2। इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, अगर एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड करेगा, नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो नहीं करेगा। देखो जैसे मान लो ये मेरा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इसी के डायरेक्शन में अगर v होगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में अगर ये घूम रहा होगा, तो दोनों बीच में एंगल तो 0 हो गया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स विल बी क्यू वी बी साइन थीटा, तो थीटा विल बी 0, तो फोर्स तो 0 हो जाएगा, यस। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0, रिजल्टेंट फोर्स तो इसमें नहीं आएगा।
नेक्स्ट, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड, अपोजिट रहेगा तो ये हो जाएगा 180, 180 आएगा तो भी फोर्स होगा जीरो, ठीक है। इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी, यस, अगर ये डायरेक्शन रहेगा तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है, दैट रिजल्टेंट फोर्स विल बी क्यू इनटू वी बी, ओके। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी, ओके, इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। Particle having positive charges sometimes comes with high velocity from the sky towards the earth on account of magnetic field of earth. अच्छा, they would be deflected towards the, अच्छा तो इसे कैसे करेंगे? Particle having positive charges sometimes come with high velocity from sky towards the earth. तो अर्थ का पहले हम डायरेक्शन पहले बना देते हैं, ठीक है। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ये होता है ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ओके। एंड द मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज ऑपोजिट टू द ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, ठीक है। जो एक्चुअल डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का ऑफ अर्थ इज ऑपोजिट टू द ज्योग्राफिकल जो डायरेक्शन होता है, ठीक है। सो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अर्थ का एक्चुअल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ऊपर से एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब ऊपर से आ रहा है, मतलब इट इज गोइंग इनटू द प्लेन, ठीक है, इनटू द प्लेन होगा ना, ऊपर से आ रहा है, मतलब ऊपर से आ रहा है मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऊपर से एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है। यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे देखो, इंडेक्स फिंगर जो होगा ये होगा टुवर्ड्स बी, ओके, इंडेक्स फिंगर, देन इंडेक्स फिंगर ऐसा होगा, इट इज गोइंग इनसाइड द, एंड द मिडिल फिंगर विल बी, मिडिल फिंगर जो होगा डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी इनटू द प्लेन, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स लगे दैट विल बी टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। लेकिन हमें पता है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है, खास करके हम बात कर रहे हैं नॉर्थ साउथ की, ठीक है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इट इज अपोजिट टू द ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक फील्ड, जो ज्योग्राफिकल हमने जो लिया है मैग्नेटिक फील्ड उसके जस्ट अपोजिट होता है ये। तो ये अगर ये नॉर्थ पोल ऊपर है, ठीक है, तो इसका नॉर्थ पोल क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और साउथ पोल ऊपर। तो नॉर्थ टू साउथ क्या होगा, ये होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ। फील्ड लाइंस कहाँ फ्लो करता है बताओ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। A strong magnetic field is applied on a stationary electron. एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब द डायरेक्शन, द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ना, द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, नो, द इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी, यस, द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन स्टेशनरी, ऑप्शन नंबर 3। बिकॉज सुनो, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, देखो मान लेते हैं एक कंडक्टर है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। देखो एक सिंगल चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, अंडरस्टूड, वेयर एज करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। वाई, बिकॉज द ओवरऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर इज न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसलिए मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर एक स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी मतलब यहाँ पे रेस्ट पे है, ये चार्ज रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे रहेगा चार्ज तो वेलोसिटी इसका क्या होगा, जीरो। चार्ज रेस्ट पे है तो मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा ये, इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड,
अंडरस्टूड, एंड इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। तो इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, सो इट विल व्हाट यू से दैट इट विल हैव नो इट विल क्या बोलते हैं उसको, it will not experience any force due to the magnetic field, because जो एग्जाम्पल जो फॉर्मूला होता है ना, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो गया ना, वेलोसिटी जीरो मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। अंडरस्टूड, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। A charged particle of charge q and mass m is moving along the x axis। ओके, तो सबसे पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक हो जाएगा मान लेते हैं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया माइनस x, ये हो गया प्लस y, माइनस y, प्लस z एंड माइनस z, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमें बोला क्या गया इसने कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है x एक्सिस पे, मतलब इन द x एक्सिस, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग and it enters a region of electric field E and the magnetic field B as shown in the figure, for which the net force may be zero। नेट फोर्स कब जीरो होना चाहिए? देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अच्छा, इन द वाई एक्सिस। अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है ना। देखो पहला ऑप्शन देखो, चेक द फर्स्ट ऑप्शन, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं देन फोर्स विल बी, जो फोर्स लगेगा वो इट विल बी टुवर्ड्स ई, यस, टुवर्ड्स प्लस जेड एक्सिस की तरफ होना चाहिए, ठीक है, फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन पे है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन पे है और चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर। तो नेट फोर्स तो इसके ऊपर जीरो नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स प्लस जेड, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे यहाँ पे सेम। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड पे देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, सो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। कहाँ लगेगा फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऊपर और फोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन ऐसा है जहाँ पे फोर्स बैलेंस हो सकता है। अगर बैलेंस होगा तो चार्ज पार्टिकल है इट विल मूव अनडेविएटेड मतलब उसको कोई नेट फोर्स उसका जीरो होगा। तो वो अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो वो स्ट्रेट पाथ पे ही मूव करेगा विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है सेम मैग्नेटिक फील्ड नीचे लग रहा है, ठीक है, जिसके वजह से उस पर कोई नेट फोर्स क्या लग जाएगा, जीरो। फोर्स तो लग रहा होगा बट नेट फोर्स लग रहा होगा, दैट इज जीरो। अंडरस्टूड, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 एंड सॉरी ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ऑप्शन इज आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B and a uniform electric field E acts in a common region. An electron is entering this region of space. The correct arrangement for it to escape undeviated, अभी हमने जस्ट देखा था, अनडेविएटेड अगर उसे पास करना होगा, वी वांट इट टू पास इट अनडेविएटेड, ठीक है। कहाँ गया ऑप्शन, यस, अनडेविएटेड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए नीचे की तरफ। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन टू देखो, चेक करो एक बार, ऑप्शन 2 मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इधर लगेगा ना, ये भी तो नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ शुड बी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, ऑपोजिट नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब फोर्स लगना चाहिए ऑपोजिट में। अच्छा ऑप्शन नंबर 3 देखो एक बार, लुक एट द ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी डाउनवर्ड। देखो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो दिस इज द कंडीशन वेयर it is going to balance or net force acting will be zero, so the charge particle will pass undeviated।
ठीक है, थोड़ा सा आप लेफ्ट हैंड रूल पे थोड़ा वर्कआउट करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको लेना है थंब, देखो ऐसा लेना है कि आपका थंब और इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, all the three fingers are mutually perpendicular to each other, and thumb represents the force acting on the charged particle, and the index finger represents the magnetic field direction, and the middle finger represents the what do you say, the direction of the current or the positive charge. Okay, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। If a proton is projected in a direction perpendicular to uniform magnetic field with velocity v, and an electron is projected along the lines of field, what will happen to the proton electron? अच्छा, क्वेश्चन है प्रोटॉन प्रोजेक्ट किया गया इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म फील्ड। तो सबसे पहला चीज, अगर चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स विल बी क्यू वी बी sin theta. Theta is going to be 90. So force equals to QVB. Understood? Next, अगर एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाएगा along the line of the field, along the line, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज Q के लिए, सो फोर्स ड्यू टू माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा जीरो, बिकॉज along the field line means sin theta is going to be zero. Why? Because theta is zero. ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन निकल के आएगा, दैट इज देयर विल बी नो the electron travels along the circle with constant speed. Na, protons move in a circle with constant speed. Yes, there is no effect on the motion. Yes, option number 2, proton moves in a circle with constant speed and there will be no effect on the motion of an electron. Understood? Option number 2 is the right answer. चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। An electron and a proton enters a region of uniform magnetic field in a direction at right angles to the field, okay, with the same kinetic energy. They follow circular paths of radius r e and rp respectively. ठीक है, बहुत बढ़िया। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, डायरेक्शन एट राइट एंगल, तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ तो करेगा ही। ठीक है, फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मान लेते हैं, ऐसे मानो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, ठीक है, into the plane and the charge is moving perpendicular. ठीक है, तो ये मान लेते हैं प्लस क्यू की वजह से है, तो ये क्या करेगा, इट विल मेक ए सर्कुलर पाथ। अंडरस्टूड? इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो मतलब इसका रेडियस होगा आर, हम निकाल रहे हैं प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो रेडियस होगा इसका आर पी। अच्छा, इसमें और क्या है बताया गया हमें, दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, if they have same kinetic energy, then अच्छा, सबसे पहले लिखो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आर पी इक्वल्स टू एम ऑफ प्रोटॉन देन वी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी, क्योंकि चार्ज तो दोनों का ही सेम है। यस, इसी तरह आर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। लेकिन हमें यहाँ पे और एक चीज दिया गया है, द काइनेटिक एनर्जी बोथ ऑफ देम आर सेम, सो काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज यस p स्क्वायर बाय 2m, और इट कैन बी रिटन एज इसे लिख सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आई कैन राइट मोमेंटम, यस मोमेंटम ऑफ या फिर पी स्क्वायर ऑफ प्रोटॉन का होल स्क्वायर बाय 2 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर ऑफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे एक हम काम कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर बाय 2 me। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो जस्ट अ सेकेंड, तो इससे क्या हम लिख सकते हैं, हाफ एम ऑफ प्रोटॉन वी ऑफ प्रोटॉन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम ई वी ई होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस, वी कैन राइट दिस।
इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हटाओ अभी, इसको हटा दो, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे हाफ ऑफ गेट कैंसल, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू v of proton, velocity of proton can be written as mass of electron into mass of इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय v ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस में पुट कर सकते हैं हम लोग, रेडियस में पुट कर सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड, इसको एक काम करते हैं, इसको हटाओ पहले। अच्छा, दिस इज द कंडीशन, ये तो हो गया रेडियस दोनों के लिए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी सेम दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सेम दिया गया है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। रिलेशन क्या होगा दोनों के बीच में, रिलेशन रिलेशन काइनेटिक एनर्जी यस पी स्क्वायर बाई 2m, यस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। या फिर हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2m k, लिख सकते हैं ना 2m k। सो व्हाट इज P, mass into velocity equals root over of 2m k, and rp, radius of proton, can be written as mass of proton into velocity of proton divided by q into b, that can also be written as root over of 2 into mass of proton into kinetic energy divided by q into b। yes we got the relation। अब ये रिलेशन आ गया, ठीक है। ये आ गया रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अब हम निकालना क्या है, हमें हमें निकालना है रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सेम, दैट इज रूट ओवर ऑफ 2m e k बाय क्यू बी, यस। तो यहाँ पे देखो, दोनों को कंपेयर करेंगे ना, अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्यू भी दोनों में सेम है, क्यू भी दोनों में सेम है। काइनेटिक एनर्जी एंड टू दिस कांस्टेंट 2 इज आल्सो सेम। तो रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, मास पे डिपेंड कर रहा है, यस इट डिपेंड्स ऑन द मास। तो मास पे डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब रेडियस किसका ज़्यादा, अच्छा मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स में मास किस ज़्यादा है, प्रोटॉन का है ऑब्वियसली। प्रोटॉन का मास जो है अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ऑब्वियसली प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा तो प्रोटॉन का, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोटॉन का रेडियस भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 होना चाहिए द राइट आंसर। ओके, तो दिस इज द रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इन ए साइक्लोट्रॉन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। उससे पहले हमें टी चाहिए, व्हाट इज टी, टी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना होता है एक सर्कुलर पाथ में, दैट इज 2 पाई इंटू रेडियस r बाय v स्पीड। अच्छा, उससे उसके बाद हमें स्पीड भी चाहिए ना, स्पीड क्या होता है, वी नो दैट रेडियस इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी, या फिर v इक्वल्स टू क्यू बी इंटू आर बाई एम। तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग t इक्वल्स टू 2 पाई, r का वैल्यू पुट कर सकते हैं, r को r ही रखने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ बोला क्या है, इंडिपेंडेंट हो ना, ठीक है। तो r को अगर r भी रखने देंगे तो यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, v विल बी हाउ मच, q बी आर इंटू एम, तो आर आर कैंसिल, तो t इक्वल्स टू 2 पाई m बाई क्यू बी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ देखते हो इन साइक्लोट्रॉन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मास पे नहीं, मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा वो, ठीक है। ऑप्शन 2, इज दैट क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 62 देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयन इन द साइक्लोट्रॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर, और आई कैन राइट हाफ इंटू एम। वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी इज द वेलोसिटी, और हमें पता है आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, या फिर v यहाँ से आ जाएगा आर क्यू बी बाई एम। सो इट विल बी आर क्यू बी बाई एम इसका होल स्क्वायर, या फिर इट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर
और आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2m, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो कुछ मैच कर रहा है क्या? आर की जगह पे आर नॉट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2m, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 63। At specific instant, emission of radioactive compound is deflected in a magnetic field. The compound can emit। अच्छा, तो कंपाउंड जो क्या है, क्या एमिट करेगा बताओ? जब वो डिफ्लेक्ट करेगा एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट, द एमिशन ऑफ द रेडियोएक्टिव कंपाउंड इज डिफ्लेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली इट विल, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट करेगा ही, प्रोटॉन्स भी करेगा, हीलियम प्लस 2 दैट इज अल्फा पार्टिकल वो भी करेगा, ठीक है। न्यूट्रॉन्स तो नहीं करेगा बिकॉज इट इज नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल इन चार्ज। तो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 1 2 एंड 3, ठीक है। चलो क्वेश्चन 64 देखते हैं। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ एंड द सेम मैग्नेटिक फील्ड इज मेंटेन्ड, द इलेक्ट्रॉन मूव्स। अच्छा, वो क्या बोल रहा है देखो, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, एक रीजन है, ठीक है, जिसमें दोनों ही प्रेजेंट है और दोनों ही कैसा है, दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मान लो कि ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ एंड द सेम मैग्नेटिक फील्ड इज मेंटेन्ड, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये अनडिफ्लेक्टेड पास होना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है, इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इट वाज पासिंग अनडेविएटेड, कैसा पास कर रहा था ये, अनडेविएटेड, ठीक है, मतलब अनडिफ्लेक्टेड ही पास कर रहा था। तो इसका मतलब अगर अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहा था तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, ये एक फोर्स लगा, मान लो यहाँ पे चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा नीचे, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इसीलिए जो चार्ज पार्टिकल है वो आगे की तरफ चला जा रहा होगा, ठीक है, या मूव कर जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये मूव कर जा रहा होगा आगे की तरफ, मान लेते हैं, ठीक है, इट इज मूविंग इन द अनडेविएटेड, आगे की तरफ तो नहीं मूव करेगा, ऑब्वियसली इट विल मूव इन द सम अपोजिट डायरेक्शन। ये कैसे जाना चाहिए, अगर फोर्स ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, देन द, अच्छा, द चार्ज शुड बी इनटू द प्लेन, ये इनटू द प्लेन मूव करना चाहिए जो चार्ज पार्टिकल है, एंड इनटू द प्लेन मूव करना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे इसको मिटा के करते हैं और एक बार। बोला गया है कि ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ। अच्छा, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा है इनटू द प्लेन, कोई दिक्कत नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ऐसा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बोलें, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये फोर्स लगेगा इधर, तो मान लेते हैं अगर ये एक चार्ज पार्टिकल है जो कि ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, सो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, तो अपना इंडेक्स फिंगर इनटू द प्लेन करो और द मिडिल फिंगर उसको ऊपर की तरफ करो, तो फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, यस, मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, टुवर्ड्स राइट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, टुवर्ड्स राइट। तो नेट फोर्स इसके ऊपर किधर लगेगा, ये इधर लग रहा है लेफ्ट की तरफ, ये लग रहा है राइट की तरफ, तो ये द चांस इज दैट यहाँ पे नेट फोर्स क्या, अगर ये दोनों बराबर हो गए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अगर बराबर हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नेट
force on this charge particle is zero, so this charge will pass undeviated. ठीक है, इट विल पास अनडिवेटेड, तो अगर अनडिवेटेड पास करेगा, ठीक है, ये बोल रहा है क्या, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने स्विच ऑफ कर दिया, क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो इस पे तो स्टार्ट हो, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, वो लगना चालू हो जाए। वो तो पहले से भी लग रहा था लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो बैलेंस हो जा रहा था। तो अभी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से क्या करेगा, इसको ये सर्कुलर पाथ में इसको रोटेट कराएगा। कैसे कराएगा, सर्कुलर पाथ पे। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। आई होप यू गॉट दिस आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड वी। अच्छा, द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन डिपेंड्स। अच्छा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। अच्छा, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ना हम इसका। टाइम पीरियड विल बी हाउ मच, 2 पाई आर बाय भी, या फिर इससे पहले हम निकाले थे टाइम पीरियड, कहाँ गया, 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ना ही ये स्पीड पे डिपेंड करता है ना ही ये रेडियस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर 3, ना ये स्पीड पे डिपेंड करता है और ना ये रेडियस पे डिपेंड करता है। चलो, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखो। When a charged particle moving with a velocity v is subjected to a magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. This implies that angle between, अच्छा देखो, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी v से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। एक चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही इसको प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन हमें बोला गया कि जब इसमें फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, अगर फोर्स कुछ नहीं लगेगा तो इसका मतलब फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा इधर जीरो होगा या फिर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दो ही कंडीशन है। ठीक है, ऑप्शन 3 देखो, v एंड b कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180। ठीक है, 0 एंड 180, अगर 0 रहा तो भी 0, 180 रहा तो भी 0, इसके अलावा जो भी रहेगा उसमें फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों वैल्यू रहेगा तो उसमें 0 नहीं लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस 1.6 है ना, माइनस 69, अच्छा माइनस 16 है शायद, अच्छा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, moving with velocity 10 meter per second along the x-axis enters the region where a magnetic field of induction B is along the y-axis and an electric field is magnitude इतना along the negative z-axis। अच्छा, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स वाई जेड पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड एंड माइनस जेड। ठीक है, अभी हमें बोला क्या गया है, वेलोसिटी, अच्छा एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस पे जा रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, नेक्स्ट, वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, अलोंग द वाई एक्सिस। ओके फाइन, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना is along the negative z axis, so this is the electric field direction. Okay, then if the charge particle continues to move along the x axis, it continues to move along the x axis, इसका मतलब ये it passes undeviated. Okay, if it passes undeviated it means there is only one condition, that is v should be equals to e by b. Okay, e by b। अब देख सकते हो by using the Fleming's left hand rule, देखो यहाँ पे करना क्या है, put your index finger towards the direction of the magnetic field towards y axis plus y axis, index finger को करो। ठीक है, और अपना मिडिल फिंगर जो है towards x axis। ओके, then the direction of thumb will give or will be towards the plus z axis। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लगेगा प्लस z एक्सिस की तरफ, और फील्ड किधर होगा, दैट इज माइनस z एक्सिस।
तो ये बैलेंस हो जाएगा ना, बैलेंस होगा तो ऑब्वियसली तो चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी जीरो, नेट फोर्स जीरो होगा तो ऑब्वियसली दिस इज द ओनली कंडीशन। ओके, तो हमें निकालना क्या है, पे निकालना हमें v निकालना है। वी नो दैट b इक्वल्स टू e बाय v। e का वैल्यू तो दिया हुआ है, e का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 10 टू द पावर 4। ओके, 10 टू द पावर 4। देन v का कितना दिया है 10, सो आंसर विल बी 10 टू द पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे यूनिट गलत दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इट शुड बी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, तो ये 10 टू द 4 है, बस यूनिट गलत था और कुछ नहीं है, बाकी सब सही है। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 68। चलो, two particles x y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describe circular path of radii r1 and r2 respectively. The ratio of the masses of x and y is। अच्छा, अब बोल रहा है मेरे पास दो चार्जेस हैं, टू इक्वल चार्जेस आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एक q है, दो ही सेम चार्जेस हैं। ठीक है, तो Q1 एंड Q2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे Q1 इक्वल्स टू Q2 गिवन है। ठीक है, और दे आर एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दैट इज गिवन बाय W इक्वल्स टू Q इंटू V। यस, W इक्वल्स टू Q इंटू V, दैट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन इट इज केप्ट इन ए पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट, पढ़े होंगे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल पे। जब एक चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तो वर्क इज डन ऑन दैट। ठीक है, तो वर्क इज गिवन बाय Q इंटू V एंड दिस वर्क इज नथिंग बट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। यस, दिस वर्क इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ओके, आई कैन राइट K इक्वल्स टू Q इंटू V। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो ये जीरो होगा, वाई बिकॉज इट इज एट रेस्ट इनिशियली। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तब ये एक्सेलरेट हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे के इनिशियल नहीं लिखा, मैंने ओनली के लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे के इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। और हमें निकालना है रेशियो ऑफ द मासेस, निकालना है रेशियो ऑफ द मासेस, निकालना है इन द टर्म्स ऑफ रेडियस, इन द टर्म्स ऑफ रेडियस निकालना है मुझे। नहीं, अच्छा, तो हम यहाँ काम कर सकते हैं, वी नो दैट p square by 2m equals to k। yes, or I can write p square equals to 2mk or p equals to root over of 2mk। yes, and also k equals to qv, k equals to qv, so I can write p equals to root over of 2m into q into v। yes, I can write, and also we know that radius is given by mv by qb, or I can write p by qb, so radius r of 1 equals to p1 by qb, or I can write what is p1, I can write root over of 2 m1 q1, same potential, then charge q1 into b। okay, similarly I can write for r2 also, that is given by root over of 2m2 q2 v whole divided by q2 into b। okay, so now I can, what can I do is squaring both the side, so I will get 2m1 q1 v whole divided by q1 into b equals to or I can take the ratio, I can take the ratio here, whole divided by 2m2 q2 into v by q2 into b, that equals to r1 square by r2 square। yes, so यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, q दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। अच्छा, इसको स्क्वायर करना है ना, सो इट विल बी q1 स्क्वायर, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हियर,
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे ये भी हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो ठीक है। चलो तो अभी हम देखो एक काम करते हैं, यहाँ से टू टू कैंसिल, मास क्या है, अच्छा मास तो हमको निकालना है, रेशियो तो मास में निकालना ही है हमें। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, वी वी ये भी कैंसिल कर सकते हैं, बी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा M1, चार्ज भी दोनों सेम है ना, चार्ज भी सेम है, तो यहाँ पे Q1 स्क्वायर, यहाँ पे Q2 स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, यस ऑब्वियसली। सो M1 बाय M2 इक्वल्स टू R1 बाय R2 इसका होल स्क्वायर, यस। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके चलो बहुत बढ़िया।